मार्च का महीना चल रहा है और 31 मार्च जो टैक्स प्लानिंग का लास्ट डेट है वो आने वाला है और अभी तक आपने टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक ऑडियंस के रूप में आप 3 कैटेगरी में हो सकते हैं। पहला कैटेगरी कि आप टैक्स पेयर हैं, पुराने टैक्स पेयर हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसी हो सकती है कि आप नए नए टैक्स ब्रैकेट में आए हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको टैक्स सेविंग्स के लिए कौन कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और तीसरा जो कैटेगरी हो सकता है वो हो सकता है कि आप एक नए टैक्स पेयर होने जा रहे हैं, मतलब अभी तक आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप टैक्स ब्रैकेट में जाते हैं, आपका इनकम टैक्सेबल होता है, तो कौन कौन से एवेन्यू हैं जहां पर कि आप टैक्स बचा सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपके लिए ये वीडियो सुटेबल होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो पहला जो कैटेगरी है वो होता है पुराने टैक्स पेयर और जो लंबे समय से टैक्स लायबिलिटी के अंदर आते हैं और वो टैक्स पेमेंट करते हैं और इस तरह की टैक्स सेविंग्स के इन्वेस्टमेंट्स करते आ रहे हैं। और जो दूसरा कैटेगरी है वो ऐसा है जो नया टैक्स पेयर है और नए सिरे से अपना टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं। ये दोनों जो कैटेगरी है वो मुझे लगता है कि कुछ कुछ कभी खुशी कभी गम के रोहन की तरह के ब्रैकेट में तो नहीं आते हैं। आप थोड़ा सा चेक करके देखिएगा कि कभी खुशी कभी गम में ऋतिक रोशन जो रोहन का रोल प्ले करते हैं, तो एक सीन आता है जब वो अपने घर में कहते हैं कि मुझे भी लंदन पढ़ने के लिए जाना है। तो बताते हैं कि दादाजी लंदन गए थे, पापा जी लंदन गए थे, भैया भी लंदन गए थे, मैं भी लंदन जाऊंगा। तो पढ़ने के लिए लंदन जाना, तो इसमें क्या है कि वो कॉपी कर रहा है कि हमारे खानदान में ऐसा होता आया है, ऐसा किया जाता है। क्या कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि आप जब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी आपके पूर्वज जो करते आए हैं, दादाजी जो किए, पापा जी जो किए, भैया जो किए, वही मुझे करना है? कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा लोगों को इजी और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट जो समझ में आता है वो पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट होता है। और लोग हर साल अप्रैल के पहले वीक में ही अपना 1.5 लाख रुपया उसमें डाल करके निश्चिंत हो जाते हैं। तो यहां पे मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूं कि पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं, क्या दादाजी, पापा जी और भैया जी का नकल कर रहे हैं? तो जरा सोचिए कि दादाजी के जमाने में 12% से ज्यादा पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था। पापा जी के जमाने में हो सकता है कि वो 10% का था और भैया जी के जमाने में वो 8% का रहा होगा और आपके जमाने में ये 7% से भी नीचे चला गया है। क्या इस सिचुएशन में भी आपको जस्ट इसलिए पीपीएफ में इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि हमारे खानदान में सभी लोगों ने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है? अगर नहीं तो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर से रूबरू करा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, रियलिटी क्या है। कि अगर आप पीपीएफ में 25 साल तक इन्वेस्टमेंट किए होते या फिर आप टैक्स सेविंग्स ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपको किस तरह का रिटर्न बन सकता था। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और नहीं जानते हैं कि टैक्स प्लानिंग के लिए कौन कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो मैं वो लिस्ट भी आपको दे रहा हूं। पहला चीज कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कोई पॉलिसी हो सकती है, वो अंडर 80C के अंदर आता है और उसमें जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो टैक्स सेविंग्स के लिए एलिजिबल होता है। दूसरा चीज होता है, अगर आप किसी भी बैंक में जो टैक्स सेविंग्स वाले फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ऐसे फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं 5 साल के लिए, तो वो भी फिक्स डिपॉजिट आपको टैक्स बेनिफिट दे सकता है। और तीसरा जो चीज है वो है आपका एनपीएस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपको टैक्स सेविंग्स दे सकता है।
और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में आप एनएससी खरीदते हैं, उसमें भी आपको एटीसी का बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आप इसके अलावे अगर बच्चों की जो फीस दे रहे हैं वो भी आपके एटीसी में एलिजिबल होता है। अगर आपका होम लोन चल रहा है और होम लोन का जो ईएमआई दे रहे हैं उसका जो प्रिंसिपल पोर्शन होता है वो एटीसी के लिए एलिजिबल होता है, तो उससे भी आप टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं एटीसी के अंदर। और लास्ट में आता है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। अब म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है ये एक ऐसा टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट है जो सबसे शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है। बाकी के जो भी आपके टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पे कम से कम आपको 5 साल का कमिटमेंट करना पड़ता है। पीपीएफ में तो आपका 15 साल का कमिटमेंट है। तो आइए चलते हैं, आपको आज के इस वीडियो में मैं 2 फंड हाउसेस के 2 प्रोडक्ट लेकर के आया हूं जिसके साथ में मैं पीपीएफ का कंपैरिजन आपको बताऊंगा। पहला है एचडीएफसी का टैक्सेबल फंड जिसकी 26 साल का टैक्स रिकॉर्ड है, और दूसरा मैं कैनरा रोबेको को लेकर के आया हूं जो नया फंड है लेकिन इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड 10 साल का है। मैं 2 फंड क्यों लेकर के आया हूं ये मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। और आइए मैं लेकर के चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहां पे मैं डिटेल्स में आपको इसके परफॉर्मेंस को इसके साथ में पीपीएफ के साथ में कंपेयर करके दिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं एचडीएफसी टैक्सेवर से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी टैक्सेवर फंड ने पिछले 25 सालों में पैसे को 186 टाइम्स ग्रो किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जब ये फंड लॉन्च हुआ था 31 मार्च 1996 में, उस समय किसी ने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज के मार्केट वैल्यूएशन में उसका पैसा 1,86 लाख रुपीस होता। और अगर हम परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करें तो ये मोर देन 22% का रिटर्न है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग अपना सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं पीपीएफ के साथ में ईएलएसएस का। जैसा कि देख सकते हैं कि 96 से लेकर के 2022 तक अगर किसी ने कंटिन्यूअसली 1-1 लाख रुपया इस टैक्सेबल फंड में लगाया होता और साथ ही साथ अगर 1-1 लाख रुपया किसी ने पीपीएफ में लगाया होता तो उसके मार्केट वैल्यूएशन में किस तरह का चेंजेस देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 96 में किसी ने 1 लाख रुपया इस फंड में लगाया और एट द सेम टाइम पीपीएफ में भी 1 लाख रुपया लगाया। 97 में उस 1 लाख रुपए के ऊपर 12% का रिटर्न बना और 1 लाख रुपया फर्दर एडिशन हुआ तो ये 2,12,000 रुपया हो गया। सिमिलरली 98 में पीपीएफ में फर्दर किसी ने 1 लाख रुपया डाला और 3 साल का इंटरेस्ट का क्यूमुलेशन मिला करके ये 37,440 रुपीज हुआ। यहाँ पर जो पीपीएफ का इंटरेस्ट है वो हर साल अलग अलग चेंज होता रहा है और उसी हिसाब से ये एक्यूमुलेशन उस साल का जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है पीपीएफ का उसके हिसाब से इसको कंपाउंडिंग किया गया है। और आप फाइनल फिगर देख रहे हैं कि 26 साल बाद यहाँ पे 90 लाख रुपए का कॉर्पस खड़ा हो रहा है, 90,87,000 रुपए का। और इसकी तुलना में अगर हम इस फंड की बात करें, एचडीएफसी टैक्सेबल फंड की बात करें, तो यहाँ पे ये कॉर्पस 8,57 लाख रुपीस का खड़ा हो रहा है। और अब अगर हम इस फंड का जो बेंचमार्क है जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 500, तो निफ्टी 50 मतलब मेजरली वो लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है। अगर किसी ने अगर इस तरह के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता ये पैसा तो इंडेक्स में किस तरह के रिटर्न बने होते और टैक्सेबल फंड में किस तरह के रिटर्न बने होते, इसका भी कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। निफ्टी 50 जो बेसिकली ब्रॉडर इंडेक्स है, लार्ज कैप इंडेक्स है, यहाँ पे अगर 1-1 लाख रुपया डाला गया होता तो ये पैसा 24 लाख रुपया होता। और निफ्टी 500 जो कि लार्ज एंड मिड कैप ओरिएंटेड फंड है, वहां पे अगर इंडेक्स है, वहां पे अगर इसी पैसे को डाला गया होता तो ये कॉर्पस 3 करोड़ रुपया होता। ये सॉरी मैं 24 लाख रुपया बोला, ये 2,46 लाख रुपया होता। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये फंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 26 इयर्स के टाइम होराइजन में न सिर्फ पीपीएफ को आउट परफॉर्म किया है बल्कि अपने पीयर जो इसके बेंचमार्क हैं उसको भी इसने आउट परफॉर्म किया है और एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 90 लाख रुपया और 8,57 लाख रुपया में कितना का डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए
आप अगर ऐसे टैक्स ब्रैकेट में हैं जहां पर कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं और आपने अभी तक पीपीएफ को छोड़ करके ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि आप थोड़ा पैसा अपना एलोकेशन का पीपीएफ से ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट करें। और इसके साथ मैं आपको दूसरा भी फंड का परफॉर्मेंस दिखाने जा रहा हूं। आइए बात करते हैं हम लोग कैनेरा रोबेको का जो टैक्सेबल फंड है। कैनेरा रोबेको का ईएलएसएस फंड आपको दिखाने का एक ही वजह है कि आप देख सकते हैं ये इकोनॉमिक टाइम्स का कटिंग है जिसमें कि बेस्ट परफॉर्मिंग ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया गया है। और ये सारे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स 25 साल पुराने नहीं है, बल्कि ये 5 साल के परफॉर्मेंस में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। तो मैंने एचडीएफसी को चुना इसलिए क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड वाला म्यूचुअल फंड है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैनेरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर को, जो 3 साल के परफॉर्मेंस में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। और ये 14.61% का 1 साल का इसका रिटर्न है और ये रैंक नंबर 1 पे है। तो इससे समझ में आ रहा है कि न सिर्फ 26 साल या 25 साल के परफॉर्मेंस में ईएलएसएस ने आउट परफॉर्म किया है, बल्कि शॉर्टर होराइजन की भी अगर बात करें, कई बार ऐसे होते हैं कि लोग ये कहते हैं कि भाई ये पास्ट का हिस्ट्री हो चुका है, अब फ्यूचर में ऐसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर 10 साल का परफॉर्मेंस भी इस तरह का आ रहा है और 25 साल का परफॉर्मेंस भी इस तरह का आ रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड आप इस तरह के रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईएलएसएस वर्सेस पीपीएफ का परफॉर्मेंस में हम लोग अब देख रहे हैं कैनेरा रोबेको का जो फंड है उसका परफॉर्मेंस। कैनेरा रोबेको का जो ईएलएसएस फंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एनएवी वाइज इन्वेस्टमेंट दिखलाया गया है कि अगर आप 2010 में इन्वेस्ट किए होते तो उसका एनएवी 23 रुपीज 42 पैसे थे और यही अगर 2022 की जनवरी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो इसका एनएवी बढ़ करके 119 रुपया 12 पैसा पहुंच गया। और अगर यूनिट्स की बात करें तो टोटल एक्यूमुलेटेड यूनिट 31,099 यूनिट्स खड़े हुए। और इस तरह से सेंसेक्स का लेवल भी अगर देखें तो 2010 और 2022 में लगभग 12 सालों में सेंसेक्स का लेवल जो है वो 17,000 से 59,000 तक का सफर सेंसेक्स ने तय किया। और अगर हम पीपीएफ की वैल्यूएशन की बात करें तो अगर किसी ने हर साल 10-10 हज़ार रुपये करके 1-1 लाख रुपए करके इन्वेस्टमेंट किया, जो कि मतलब टोटल 12 सालों में 12 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया, तो जनवरी 2022 में उसका वैल्यूएशन 20,34,000 रुपये होता है। जबकि अगर कैनेरा रोबेको टैक्सेबल फंड में किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसका वैल्यूएशन 37 लाख रुपए बन रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैनेरा रोबेको टैक्सेबल के साथ साथ आपको सेंसेक्स का परफॉर्मेंस भी दिख रहा है कि सेंसेक्स किस तरह से 17,000 से 59,000 तक का सफर जो है 12 सालों में तय किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताया गया है कि पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% से घट करके 7.1% पर आ गया है। तो सिर्फ इस बात के लिए पीपीएफ में इन्वेस्ट करना कि हमारे जो माने पास्ट जनरेशन के लोग थे, हमारे दादाजी थे, हमारे पापा जी थे, हमारे भैया जी थे, सबने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया और उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिर्फ इस अवधारणा से, मतलब इस विचार से अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पीपीएफ में, तो हमको एक बार जरूर एक सेकंड थॉट देना चाहिए कि पीपीएफ का एलोकेशन हमें ईएलएसएस में शिफ्ट करना चाहिए। और इसके साथ में अपने वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।